Yes, good morning children. Today we are going to discuss a new chapter, that is chapter in History, Socialism in Europe and Russian Revolution. So before starting this chapter, I want to say you something about French Revolution. हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है और फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव रहा पूरे विश्व पर या फिर हमारे देश पर, ये भी हमने पढ़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक चेंज सोसाइटी में आने लगा, नई सोसाइटी का गठन किया जाने लगा। 18th सेंचुरी के पहले यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले अगर हम देखें तो सोसाइटी जो थी ये डिफरेंट स्टेट्स और ऑर्डर्स में बटी हुई थी और इकोनॉमिक और सोशल पावर्स जो थे वो मोनार्क्स या अरिस्टोक्रेसी ये लोग कंट्रोल किए हुए थे, या फिर चर्च, ये तीन लोग जो है वो सोशल और इकोनॉमिक पावर्स उनके हाथों में था। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद सडनली सब कुछ चेंज हो गया और ये पावर्स जो थे और ये दिखने लगा कि अब ये पावर्स जो है वो आम नागरिक, आम जनता के हाथ में जाने वाली है। नए आइडियाज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में शुरू हुआ था, जैसे आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और आइडिया ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, तो इन आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड हो के इंडिविजुअल राइट्स यानी हर एक नागरिक का अधिकार होना चाहिए, इस पे लेकर बहस शुरू हो गए, रिवॉल्यूशन शुरू हो गए। और सोशल पावर यानी सिर्फ चर्च और सिर्फ अरिस्टोक्रेसी या मोनार्क के हाथ में या किंग के हाथ में पावर ना हो के आम लोगों के हाथ में पावर्स होने चाहिए। तो ये सारे दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या फिर दूसरे पार्ट्स हो वर्ल्ड के, इन सब जगहों पर सोशल पावर और इंडिविजुअल राइट्स के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। इंडिया में इन चर्चाओं को या फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव जो पड़ा वो ज़्यादातर राजा राम मोहन रॉय उस प्रभाव को आगे लेकर बढ़े, या फिर टीपू सुल्तान और हेनरी डेरोजियो, ये आप लोगों ने 8 में शायद पढ़ा होगा हेनरी डेरोजियो के बारे में। तो उन्होंने इसके बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके इम्पोर्टेंस क्या रही, इसके बारे में इंडियन लोगों को जागरूक करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा यूरोप में जो रिवॉल्यूशन के बाद का जो सिनेरियो था, इसके बारे में भी डिबेट्स होने लगे। जो आइडियाज़ थे डेवलपमेंट के, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो के बाद जो आए थे, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए या फिर लिबर्टी होनी चाहिए, इन आइडियाज़ को वाइडली लोग डिस्कस करने लगे और उनको सुचारू रूप से लाने की कोशिश में लग गए। सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस इस काल में अगर हम देखें रेवोल्यूशन के बाद का पीरियड, तो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो यूरोप में ज़्यादा हिस्सों में हमने देखना शुरू किया यूरोप के, और इसकी जड़ें जो थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिलोंग करती थी। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही इस तरह के जो भी चेंजेस आ रहे थे, चाहे वो सोशल चेंज हो या पॉलिटिकल चेंजेस हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में यूरोप में आने शुरू हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि यूरोप में हर कोई चाहता था कि चेंजेस आए, ऐसा नहीं था। उसमें बहुत से लोग थे जो नहीं चाहते थे, बहुत से लोग थे जो चाहते थे, बहुत से लोग चाहते थे कि तुरंत हो, एकदम रेडिकली हो, बहुत जल्दी हो। तो इनको 3 भागों में बांटा गया, पहले कंजर्वेटिव्स, उसके बाद लिबरल्स, उसके बाद रेडिकल्स। तो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी आइडिया जो था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये इंस्पायरिंग आइडियल्स बने। एक ये लोगों को जागरूक करने का काम किया, या एक सिद्धांत था जो लोग आगे लेकर रिवोल्यूशन करने के लिए आगे लेकर पॉलिटिकल मूवमेंट्स पूरे वर्ल्ड में शुरू हो गए। और ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये जो आइडियल्स थे, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी,
समानता का अधिकार हो, फ्रीडम हो या फिर भाईचारा हो, तो इन सब को लेकर लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। और इसकी वजह से हम 19th और 20th सेंचुरी में बहुत सारे रेवोल्यूशंस पूरे वर्ल्ड वाइड हम देख सकते हैं, और उसी का एक भाग हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो है रशियन रेवोल्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप में जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत से लोग थे जो चेंजेस चाहते थे, लेकिन सारे लोग नहीं चाहते थे। इनको 3 भागों में बांटा गया, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। पहले थे लिबरल्स, उसके बाद रेडिकल्स, उसके बाद कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स कौन थे? तो ये वो ग्रुप था सोसाइटी का जो चेंज चाहता था, उनको चेंज चाहिए था। वो चाहते थे कि ऐसा एक देश हो जहाँ हर एक रिलीजन, हर एक मजहब का सम्मान हो या टॉलरेट करे। पहले ऐसा था कि पहले यूरोपियन सोसाइटीज़ अगर हम देखें तो कैथोलिक चर्चेस, जो वहाँ के क्रिश्चियन चर्चेस थे या कैथोलिक चर्चेस थे, उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था, चाहे वो सोसाइटी में हो या वहाँ के पॉलिटिकल लाइफ में हो, उनका बोलबाला बहुत ही अधिक था। तो इसी चेंज को लाने के लिए वो चाहते थे कि ऐसा रिलीजन, ऐसा एक देश हो जहाँ इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, धर्म के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, जो कि पहले हुआ करता था। ऑस्ट्रिया, स्पेन, ब्रिटेन, यहाँ जो चर्चेस थे, कैथोलिक चर्चेस थे, ये बहुत ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को प्रभावित किया करते थे। इसके अलावा वो मोनार्क का जो एब्सोल्यूट पावर, यानी एक होता है कि मोनार्क जो होते हैं या जो किंग होते हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान ने ये पावर हमें दिया है, या स्पेशली भगवान ने चुना है कि हम राज करें। तो इन एब्सोल्यूट पावर्स, क्योंकि बाय बर्थ वो अगर नोबल फैमिली में जन्म ले रहे हैं या राजा के घर जन्म ले रहे हैं, अगर उनके में क्वालिटी नहीं है, फिर भी उनको रूल करने का अधिकार मिले, इस पावर के खिलाफ थे। वो इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, यानी एब्सोल्यूट, यानी अपनी मर्जी का राजशाही चलाना, जिसमें कोई कानून नहीं हो, कुछ नहीं हो, जो राजा के दिल में आए वो राजा करे, ये राजशाही था। और लिबरल्स इसका विरोध करते थे। इसके बाद वो इंडिविजुअल राइट्स, यानी हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक का कुछ राइट्स हो, इसको वो सेफगार्ड करना चाहते थे, इसको वो चाहते थे। इसके अलावा वो रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, राजशाही नहीं। वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जो लोगों द्वारा चुना गया हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो, यानी जनता का रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो रूल करे। लेकिन उनको हम डेमोक्रेट्स बिल्कुल नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है, यानी हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन लिबरल्स जो थे इसके खिलाफ थे। वो वोटिंग राइट्स बस कुछ एक लोगों तक रिस्ट्रिक्ट रहना चाहते थे। वो लोग कौन थे? यानी प्रॉपर्टी जिसके पास हो, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी वाले जो मेन थे, वुमेन्स को नहीं देना चाहते थे वो वोट देने का अधिकार, ना ही लेबरर्स को, ना ही आम जनता को। वो प्रॉपर्टी वाले पर्सन, यानी जो लोग प्रॉपर्टी जिनके पास है, उनको वोट देने का अधिकार वो देना चाहते थे। इसके अलावा वो वेल ट्रेंड जुडिशरी चाहते थे, यानी जुडिशरी ऐसी हो जो ट्रेनिंग लेकर आई हो और न्याय अच्छे से करे। और इंडिपेंडेंट रूलर्स और ऑफिशियल्स, यानी जो भी रूलर्स हो या ऑफिशियल्स हो, वो राजा या किसी और के कहने पे काम ना करे, बल्कि वो अपने विवेक से, अपने इंडिविजुअली अपने विवेक से काम करे। तो जैसे मैंने कहा कि उनको हम डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को बिल्कुल ही फेवर नहीं करते थे, और वो वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार नहीं चाहते थे। लेकिन रेडिकल्स जो थे, जैसे मैंने अभी 3 ग्रुप कहा, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो रेडिकल्स जो थे वो वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, जो उस वक्त यूरोप में चला था, नहीं औरतों को वोट देने का अधिकार मिले, ये मूवमेंट जो यूरोप में चला था, इस मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया था। और वो चाहते थे कि एक ऐसा देश कायम हो, एक ऐसा नेशन हो, एक ऐसा देश हो जहाँ गवर्नमेंट जो हो वो मेजॉरिटी के ऊपर निर्धारित हो, यानी मेजॉरिटी जो चाहती है उनके इच्छाओं पर वो निर्धारित हो, या गवर्नमेंट वो लोग चुने।
रेडिकल्स जो थे वो प्रॉपर्टी राइट्स को या प्रिविलेजेस, जो प्रॉपर्टी राइट्स यानी फ्यूडल सिस्टम में जो प्रॉपर्टी राइट्स थी या इंडिविजुअल को जो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉपर्टी होती थी कैपिटलिस्ट, इसके विरोध में वो थे। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो बिल्कुल डिसलाइक करते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी इकट्ठी करके रहें, यानी कोई बहुत धनवान हो और कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो। एक तरह से हम मान लें कि वो सोशलिस्ट आइडियाज़ को आगे बढ़ा रहे थे। सोशलिज्म या सोशलिस्ट आइडिया के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, इसी चैप्टर में बताऊंगी मैं। इसके बाद है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे? जो बिल्कुल ही चेंज नहीं चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे कि जो पुराना ढर्रा चल रहा है, राजशाही चल रही है, चर्च का जो दखलंदाजी है वो उसी तरह चलता रहे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये थोड़ा सा इन्होंने अपने आइडियाज़ में थोड़ा सा जो संकीर्णता इनके विचारों में थी, जो नैरोनेस था, उसको उन्होंने ब्रॉड किया और वो चेंजेस के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत सडन चेंजेस नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि चेंजेस हो, थोड़े थोड़े अंतराल पे हो, थोड़ा सा हो, और पास्ट और कल्चर, जो हमारा पास्ट है, जो उनका कल्चर है, उसका रेस्पेक्ट हो और इसके साथ चेंजेस किए जाए। तो 19th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स ने एक्सेप्ट किया कि चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस इनएविटेबल है, यानी इसको रोका नहीं जा सकता, चेंजेस लाना सही है, लेकिन पास्ट को रेस्पेक्ट किया भी जाना चाहिए। तो हमने इस टॉपिक में कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लिबरल्स के बारे में पढ़ा, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज के बारे में बताऊंगी। Okay, bye bye children.